नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। स्वागत है आपका सत्येंद्र मौर्य के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बातचीत करेंगे जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में पहला आपका क्लासिफिकेशन जो है वर्गीकरण था, हो गया था अवस्था के आधार पर। आपने अवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन कर लिया था। अब हम लोग बातचीत करने चल रहे हैं कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइडल जो तंत्र है, ये कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यानी कोलाइडी जो तंत्र होता है, वो कोलाइडी तंत्र आपका 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो जाएगा इसमें, जो यहाँ पर हमको बांटना है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्पर्सन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स फेज, यानी कि प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो दो चीज़ें होती हैं, तो उन दोनों चीज़ों के आधार पर पहला हो जाएगा इसमें जो आपका हो जाएगा प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। जो फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, यानी कि जो हमारा प्रक्षेपण माध्यम है उसकी प्रकृति क्या है। तो पहला हो जाएगा प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। दूसरा जो है वो हो जाएगा आकर्षण बल के आधार पर, यानी इसमें जो कण है वो कण किसके, प्रक्षेपण माध्यम। तो हो गया प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है उनका आकर्षण बल कैसा है। यहाँ पर हो जाएगा आकर्षण बल। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलाइडी कणों के आवेश के आधार पर। कोलाइडी कणों के आवेश के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर हो गया, और यहाँ पर कोलाइडी कणों के आवेश के आधार पर हो गया। और चौथा जो इसका हो जाएगा वो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो कण है वो छोटे हैं कि बड़े हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आणविक संरचना या फिर कोलाइडी कणों की आणविक आकार के आधार पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर, कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर है वो इसमें हो जाएगा, अगर एयर है यानी कोई अगर लिक्विड है और लिक्विड में अगर कोई एयर है तो उसके क्या हो जाएगा, यानी गैस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एरोसॉल। और अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल, हाइड्रोसॉल जल है तो ऐसे आपके हाइड्रोसॉल, एरोसॉल, बेंजोसॉल, एथेरोसॉल। यहाँ पर एरोसॉल हो गया, हाइड्रोसॉल अगर वाटर मिला है तो, अगर बेंजीन है तो बेंजोसॉल, और अगर ईथर है तो क्या हो जाएगा, ईथरोसॉल। ऐसे ही आपके कई सारे हो जाएंगे, बेंजोसॉल, इथरोसॉल, एल्डिहाइडोसॉल्स, और ऐसे आपके एल्कोहल, अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल सॉल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल्कोहल या एल्कोसॉल कहेंगे, एल्कोहल नहीं, एल्कोसॉल, एरोसॉल, हाइड्रोसॉल, बेंजोसॉल, इथरोसॉल और एल्कोसॉल, ये हो गए। और इसमें कहा गया आकर्षण बल के आधार पर। तो आकर्षण बल के आधार पर दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएगा
द्रव स्नेही, कोलाइड कण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लायोफिलिक। क्या बोलते हैं? लायोफिलिक। लायोफिलिक। और दूसरा हो जाएगा द्रव विरोधी। कौन सा हो जाएगा? द्रव विरोधी कोलाइड कण। ये हो जाएगा लायोफोबिक, कोलाइड कण, कोलाइड पार्टिकल्स। कोलाइडी कणों के आवेश के आधार पर क्या हो जाएगा? अभी सब समझाते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो जाए। कोलाइडी कणों के आवेश के आधार पर क्या हो जाएगा? ये दो प्रकार के आवेश होंगे, एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। एक क्या होगा? नेगेटिव होगा और एक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सॉल्व, पॉजिटिव सॉल्व, लेकिन नेगेटिव सॉल्व हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव सॉल्व हो जाएगा। और कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर हो जाएगा बहुपरमाण्विक, कोलाइडी कण। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? एक तो बहुपरमाण्विक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बहुसंख्यक या फिर ये दीर्घ आणविक कोलाइड और संगणित कोलाइड। दूसरा क्या हो जाएगा? दीर्घ आणविक कोलाइड और एक हो जाएगा संगणित कोलाइड। क्या हो गया? यहाँ पर 4 प्रकार के कोलाइडी कणों का हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है। कोलाइडी जो तंत्र है या जो हमारा सिस्टम्स है, मैं आपको समझाता हूँ। जो कोलाइडी विलयन पढ़ा आपने, तो कोलाइडी विलयन जो है, इस कोलाइडी विलयन में हम लोगों ने देखा कि उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम होता है। तो जो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन किया उसके तंत्र, यानी तंत्र में अब क्या क्या आ जाएगा? प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। दूसरा हो गया आकर्षण बल के आधार पर। तीसरा हो गया क्या? कोलाइडी कणों के आवेश के आधार पर। और चौथा क्या हो गया? कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर। तो यहाँ पर इतनी जो बात थी, इसमें हमने देखा कि एरोसॉल यानी जो हमारा प्रक्षेपण माध्यम है, अगर प्रक्षेपण माध्यम हमारा लिक्विड है और लिक्विड में कोई एयर मिली है तो एरोसॉल, अगर उसमें जल मिला है तो हाइड्रोसॉल, बेंजीन मिला है तो क्या हो जाएगा? बेंजोसॉल, और अगर ईथर मिला है तो इथरोसॉल, अगर अल्कोहल मिला है तो एल्कोसॉल। तो ये हो जाएगा। आकर्षण बल के आधार पर हो गया द्रव स्नेही कोलाइड कण, जिसे हम लायोफिलिक कहते हैं, और द्रव विरोधी कोलाइड कण जिसे हम लायोफोबिक कहते हैं। अभी आगे इसको डिटेल में समझना है, तो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर कोलाइडी कणों के आवेश के आधार पर नेगेटिव कोलाइड कण और पॉजिटिव कोलाइड कण, तो ये भी अभी आगे हम समझेंगे, यानी ये सारा चीज हम एक एक तरफ से अभी विस्तार में करेंगे। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, मैं आगे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं एक एक तरफ से। द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र जो है, द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र, द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र, इंग्लिश लिखते हैं इसको लायोफिलिक कोलाइडिल या कोलाइडल, जो भी लिखिए, कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडी सिस्टम। तो द्रव स्नेही यानी कि द्रव मीन्स होता है एक एक
चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे द्रव। द्रव मीन्स क्या होता है? द्रव यानी कोई लिक्विड, कोई भी आपका लिक्विड है द्रव। और स्नेही मतलब होता है आकर्षण या होता है प्रेम, यानी कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा आपका अणु, कोई आपका ऐसा प्रक्षिप्त प्रावस्था जो क्या करे? द्रव की ओर आकर्षित हो, द्रव से लगाव रखे। अगर वो द्रव की ओर आकर्षित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र। यानी कि जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों के मध्य क्या रहेगा? आकर्षण बल पाया जाएगा। सपोज दैट अभी यहाँ पर क्या है? ये मार्कर पेन है और ये इसकी कैप है, ये मार्कर पेन और ये इसकी क्या है? कैप है। अगर मैं कैप और मार्कर पेन को आपस में ले जाते हैं, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अगर ये जुड़ गए एक दूसरे से तो मतलब इन दोनों में क्या है कि जुड़ने की क्षमता यानी आकर्षण क्षमता है, और इनकी आकर्षण क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? मतलब स्नेही कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेही यानी प्रेम करना, प्यार करना। तो यहाँ पर ये वर्ड हो जाएगा। अगर यहीं पर द्रव विरोधी का बात किया जाए तो जैसे ये पेन है और पेन, इस मार्कर पेन में मैं किसी पेन की कैप लगाऊं, यहाँ पर तो नहीं है, किसी पेन की अगर मैं कैप लगाता हूँ तो नहीं लगेगी। अगर नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा? वो द्रव विरोधी हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल द्रव नहीं है। अब यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है साबुन का। तो साबुन का जो एग्जाम्पल होता है वो आगे चलकर मैं भी साबुनीकरण यानी अपमार्जक में पढ़ाऊंगा। तो जो साबुन होता है, साबुन में आपने पढ़ा है कि हेड और टेल होता है। हेड जो होता है वो क्या करता है और टेल जो होता है वो क्या करता है? आप सभी चीज़ें जानते हैं। यानी जैसे हमारा जो कपड़ा होता है वो कैसे साफ होता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे चलकर अभी नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब इतना ही है कि जो क्या करें? वह मतलब वह कोलाइडी तंत्र जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। चलिए लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे। द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र, लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम। द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र, इसमें लिखेंगे हम लोग वे कोलाइडी विलयन, वे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल होता है, के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। आसानी से बनाया जा सकता है तथा ये स्थायी होते हैं, तथा ये स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित, ये सरलता से अवक्षेपित, अवक्षेपित को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे स्कंदित। ये सरलता से अवक्षेपित, स्कंदित यानी स्कंदन नहीं होता है, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यदि इसका स्कंदन हो जाता है तो, यदि इसका स्कंदन हो जाता है तो उसे माध्यम में पुनः विलय कर, उसे माध्यम में पुनः विलय कर यानी घोल कर
आसानी से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। आसानी से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। अतः यह उत्क्रमणीय होता है। अतः यह उत्क्रमणीय होता है। अतः यह कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे स्टार्च, जिलेटिन और क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गोंद। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपकी कैसी होती हैं? द्रव स्नेही अच्छी कोलाइडी होती हैं। यहाँ पर जो चीजें हम लिखे हैं इसको आसानी से समझ सकते हैं। कह रहा हूं कि ऐसा कोई विलयन होगा जिसमें क्या होगा कि आपका रच्छी कोलाइड यानी कि प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। अब आप सोचना ये है हमको कि जैसे हमने क्या किया है, पानी लिया है और पानी में हमने क्या किया है, ये आपका वाटर है यानी पानी है, और पानी में हमने क्या किया, यहाँ पर कोई आपका एल्कोहल हमने मिला दिया। आपका कोई एल्कोहल मिलाया तो जो एल्कोहल मिलाया है ये पानी में क्या हो जाता है? मिल जाता है। और भी कई सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे आपकी मुंह की लार है। लार क्या होती है? एक तरह की स्टार्च यानी मंड होती है। मंड को अगर लेंगे और पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी? पूर्णतया वो मिल जाएगी। वाटर प्लस क्या हो जाएगा? स्टार्च। वाटर प्लस स्टार्च मिल जाएगी आपस में, यानी एक विलयन बना सकते हैं। आसानी से अगर समझना है तो पानी लीजिए और नमक लीजिए। पानी और नमक लेंगे और आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, यानी घुल जाएगा। अगर वो घुल गया है तो वो कैसा विलयन है? द्रव स्नेही विलयन है। ठीक है। ये कैसा होता है? स्थायी होता है। इसको सरलता से हम बना सकते हैं। अगर इसका स्कंदन नहीं होता है, अगर इसका स्कंदन हो जाए तो उसको हम थोड़ा सा सेक करेंगे, यानी फिर से थोड़ा सा हिलाएंगे, विलय करेंगे और पुनः हम उसको क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे, यानी कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेंगे। ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि अगर स्कंदित हो गया, बात यहाँ पर आती है स्कंदन की, तो स्कंदन क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे और आप लोग चाहें तो नोट भी कर लेंगे। स्कंदन मतलब ये होता है कि कोई भी आपका जो विलयन है, ये जो विलयन बना हुआ है ये कोलाइडी विलयन है। इस कोलाइडी विलयन में हम क्या करें? कोई आपका विद्युत अपघट्ट मिला दें। विद्युत अपघट्ट मिला दें। अगर ये विलयन है, इस विलयन में हम क्या करते हैं? कोई भी आपका विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं तो इस विलयन का क्या हो जाए? अवक्षेपण हो जाए, यानी ये विलयन जम जाए। जैसे आप क्या करते हैं? दूध लेते हैं, दूध में पानी मिला होता है, अब वो विलयन बना हुआ है पहले से। उस विलयन में हम क्या करते हैं? कुछ विद्युत अपघट्ट जैसे आप फिटकरी मिला देते हैं। अगर फिटकरी मिला देते हैं तो दूध क्या हो जाता है? हमारा जम जाता है, यानी फट जाता है और क्या बना लेता है? पनीर बन जाता है। पनीर की बनाने की प्रोसेस यही होती है सरलता से, जो हम अपने घरों में बनाते हैं। क्या करते हैं? दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं? आप नींबू भी डालकर पनीर बनाते हैं, वो भी एक विद्युत अपघट्ट है। क्यों? क्योंकि वो सिट्रिक एसिड उसमें होता है। और यहाँ पर विद्युत अपघट्ट हम क्या यूज कर रहे हैं? फिटकरी यानी आपका मोहर साल्ट यूज कर रहे हैं। तो जो मोहर साल्ट नहीं, पोटास एलम फिटकरी यूज कर रहे हैं, तो वो विद्युत अपघट्ट का कार्य कर रही है। क्या कर देगी? इसको फाड़ देगी और ये स्कंदित हो जाएगी, यानी जम जाएगी, यानी अवक्षेपित हो जाएगी, उसका अवक्षेपण हो जाएगा। अगर अवक्षेपण हो गया तो वही क्या है? इसका स्कंदन है। तो ये रहा आपका क्या? द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र। ये द्रव स्नेही कोलाइडी तंत्र है। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन। तो आप लोग जानते हैं सिंपल सा, जो हमारा एल्ब्यूमिन है यानी अंडा। अंडा खाए हैं? नहीं खाए हैं तो खाएं तो अच्छी बात है, जानते होंगे। अंडे के अंदर जो पीला सा होता है और उसके बाहर क्या होता है? व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। जो व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अच्छे से वो मिल जाता है। तो वो अगर मिल जाएगा तो मिलने के बाद क्या बनाएगा? एक कोलाइडी विलयन बनाएगा। कोलाइडी विलयन थोड़ा गाढ़ा विलयन होता है, बिल्कुल हल्का नहीं होता है, गाढ़ा विलयन बनाएगा, जिसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो इस तरह सा एक कोलाइडी विलयन बनता है। लेकिन अगर हमने पानी लिया है और पानी में
अगर हम तेल मिलाते हैं यानी ऑयल कोई भी मिलाते हैं, कोई भी ऑयल मिलाइए, पानी लीजिए, पानी में क्या करिए, कोई भी ऑयल, चाहे आपके गांव में आपके घरों में सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल आपने मिलाकर देखा होगा कभी भी सरसों का तेल पानी में नहीं मिलता है, ये चीज़ हम जानते हैं। अगर जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं उसको तो क्या होता है, व्हाइट कलर का झाग बना लेता है और झाग बनाने के बाद पानी के ऊपर फिर से क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑयल है वो कभी भी पानी में नहीं मिलता है। तो अगर पानी में नहीं मिल रहा है तो कैसा, वो द्रव विरोधी, द्रव का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, द्रव से नहीं मिलेगा, वो द्रव विरोधी आपका सॉल्व है। इसलिए यहाँ पर जो हम नेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं वो हो जाएगा द्रव स्नेही के बाद क्या, द्रव विरोधी। तो जो द्रव विरोधी है इसके बारे में आप स्वयं लिख सकते हैं। क्या क्या लिखा है आपने द्रव स्नेही के बारे में, द्रव स्नेही के बारे में लिखा है आपने कि इसमें आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। इसमें आकर्षण बल पाया जाता है किसके किसके बीच में, प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। और क्या लिखा आपने, सरलता से बनाया जा सकता है ना, सरलता से बनाया था आपने। और स्कंदन नहीं होता है, किसको मिलाने पर, विद्युत अपघट्ट मिलाने पर स्कंदन नहीं होता है। और क्या लिखा था आपने, यह उत्क्रमणीय होता है। तो ऐसा कई सारा पॉइंट आपने लिखा है। तो द्रव विरोधी में क्या हो जाएगा, द्रव विरोधी में हो जाएगा वह कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है और इनको सरलता से नहीं बनाया जा सकता है और कोई भी विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इनका अवक्षेपण हो जाता है और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये कैसे होंगे, अनुत्क्रमणीय होंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आप क्या कर लेंगे, बिल्कुल जस्ट अपोजिट आपको करना है। इसका अपोजिट जो हो जाएगा आप लिख लेंगे द्रव विरोधी के बारे में, ठीक है। और आपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, तेल और पानी का एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप ले सकते हैं, वहाँ पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मैं यही बोलूँगा छोटी सी लाइन में लायोफोबिक के बारे में। जब आपका लायोफोबिक हेडिंग डाल दीजिएगा, लायोफोबिक कोलाइडल सिस्टम। जो आपका लायोफोबिक कोलाइडल सिस्टम है इसमें क्या हो जाएगा आपका, यही कि वह विलयन यदि इसमें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य आकर्षण नहीं होता है, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, इनको आसानी से स्कंदित किया जा सकता है, तथा ये अस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नोट करेंगे आवेश के आधार पर इनका जो वर्गीकरण था। दूसरा वर्गीकरण जो है, तीसरा वर्गीकरण है, दूसरा नहीं, तीसरा वर्गीकरण क्या है इनका, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर तीसरा पॉइंट, यानी आवेश के आधार पर जो हमको वर्गीकरण करना है वो दो प्रकार के आवेश होता है इसमें कोलाइडी तंत्र में। आपने जाना, पहला कौन सा होता है, निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, पहला होगा निगेटिव और दूसरा कैसा होगा, निगेटिव सॉल्व, और दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव सॉल्व। निगेटिव सॉल्व और पॉजिटिव सॉल्व में क्या अंतर है, यहाँ पर आपका कोई भी कोलाइडल तंत्र है, कोलाइडल सिस्टम है, इसके अंदर जो कण भरे हुए हैं
इसके अंदर जो कण भरे हुए हैं, अगर ये निगेटिव कण है, कैसे हैं, निगेटिव कण है, अगर ये निगेटिव कण है तो ये कैसे कणों को आकर्षित करेंगे, ये कैसे कणों को आकर्षित करेंगे, पॉजिटिव कणों को आकर्षित करेंगे। कैसे कणों को, पॉजिटिव कणों को। यानी कि अगर इसमें निगेटिव कण भरा हुआ है, यानी जो हमारा कोलॉइडल तंत्र है अगर वो निगेटिव है, यानी जो इसमें से पहले हमारा माध्यम जो है, यानी जो हमारा माध्यम है वो अगर निगेटिव है तो प्रावस्था यानी प्रक्षेपण प्रक्षिप्त प्रावस्था कैसी होगी, फिर पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कह यही रहा हूं कि आपका यहाँ पर जो भी तंत्र है ये आपका निगेटिव है, ये आपका कैसा है, निगेटिव है, ये आपका कैसा है, निगेटिव है। तो ये आपका कैसा क्या है, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा, ये आपका माध्यम है, माध्यम हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो माध्यम अगर निगेटिव है तो हमारा जो प्रक्षेपण प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी, जो हमारा प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी वो कैसी होगी, प्रक्षिप्त प्रावस्था हमारी हमेशा फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, प्रक्षिप्त प्रावस्था हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यही चीज है, अगर माध्यम हमारा नेगेटिव है तो प्रावस्था हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर माध्यम हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी हमारा जो माध्यम है वो पॉजिटिव है तो हमारा प्रक्षिप्त प्रावस्था कैसी होगी, निगेटिव होगी। क्या होगा, निगेटिव होगा। ये चीज जानना है, प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम में। अगर धातुओं के हाइड्रोक्साइड, जो से धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। और धातुओं के जो कोलाइडी यानी धातुओं के जो कोलाइड्स आपके कुछ होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इनके बीच जो हमारा थोड़ा सा वो है, लिख लेते हैं। एक तरफ आप हेड डालेंगे पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव, थोड़ा सा वेरिएबल कर लेते हैं, हम उसको आसानी से समझेंगे। और कुछ एग्जाम्पल से इसमें भी जरूरी होगा। तो इस तरफ हम लिखेंगे पॉजिटिव और इस तरफ लिखेंगे क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव में हमने क्या कहा कि धातुओं के जो धातु होते हैं, धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया जा रहा है। क्या लिखा आपने, धातु हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड जैसे, धातु हाइड्रोक्साइड आपके क्या हो जाएंगे, जैसे में धातु हाइड्रोक्साइड जैसे AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, ये धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हो गए। और इसमें क्या हो जाएगा, धातुओं के कोलाइडी जैसे, धातुओं के कोलाइडी जैसे, जैसे हो जाएगा आपका सिल्वर, सिल्वर नहीं गोल्ड है, और सिल्वर Ag, और क्या हो जाएगा, कापर, सिल्वर गोल्ड और कापर के कोलाइड, के कोलाइड। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड क्या होगा, धातु ऑक्साइड जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड। धातु सल्फाइडों की कोलाइड इधर हो जाएगा, धातु सल्फाइडों की कोलाइड, धातु सल्फाइडों की कोलाइड जैसे FeS हो जाएगा, AF2 हो जाएगा, यहाँ पर AS2 और क्या हो जाएगा, आर्सेनिक है, आर्सेनिक सल्फाइड है, और हो जाएगा आपका लेड सल्फाइड और एंटीमनी सल्फाइड हो जाएगा, SB2S3 हो जाएगा, SB2S3। बैलेंसिंग जो होगी वो बराबर करिएगा, बैलेंसिंग गलत नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, मेथिलीन, सब एग्जाम्पल ही है, समझ लीजिए, कोई ज़्यादा, मेथिलीन ब्लू, और क्या हो जाएगा,
हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हमारा कैसा कोलाइडी है, कैसा कोलाइडिसाल है, पॉजिटिव कोलाइडिसाल है। मेथिलीन ब्लू कैसा कोलाइडिसाल है, पॉजिटिव है। धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और आपका धातु हाइड्रोक्साइड भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जिसमें आपका कोलाइडी तंत्र जैसे कि आपका सिंगल सिंगल दिया रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, वो निगेटिव रहेगा। अगर सल्फाइड के रूप में भी दिया है तो कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। इधर हो जाएगा स्टार्च, जिलेटिन, क्या हो जाएगा, जिलेटिन, और क्या हो जाएगा, ग्लू। ग्लू मीन्स क्या होता है, गोंद। और क्या हो जाएगा, मिट्टी यानी मड, मिट्टी आदि। और भी आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पर। सिलिसिलिक एसिड भी है, क्या है, सिलिसिलिक, सिलिसिलिक एसिड। तो सिलिसिक होता है, सिलिसिलिक नहीं, सिलिसिक होता है, सिलिसिक एसिड हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया कि कोलाइडी कर्ण आपका धनावेशित होगा। इस तरफ आपको ये बताया गया अगर प्रक्षेपण माध्यम आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो कोलाइडी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज बताया गया है। ये आपका नेगेटिव है और ये आपका कैसा है, पॉजिटिव है। और इधर क्या बताया गया है, आपको बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ये आपके पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। इसमें यही कहा गया कि जो भी आपके धातु होंगे, अगर मतलब जो भी आपका विलयन है, इस विलयन में अगर माध्यम आपका नेगेटिव है तो आपका प्रावस्था कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर माध्यम आपका पॉजिटिव है तो आपका कण कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये चीज है, ठीक है। कोलाइडी कण ऋणावेशित होता है। इसमें कोलाइडी कण कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। कोलाइडी कण ऋणावेशित होता है। इसमें क्या लिखेंगे, कोलाइडी कण धनावेशित होता है। इसमें पॉजिटिव में कोलाइडी कण हमारा कैसा होता है, धनावेशित होता है। और नेगेटिव में कैसा होता है, कोलाइडी कण हमारा ऋणावेशित होता है। और नेक्स्ट हो जाएगा आणविक आकार के आधार पर। इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे एरेज कर रहा हूँ। 1 2 3 एक स्क्रीनशॉट। क्या लिखा आपने, क्या है तीसरा, आणविक के आधार पर, यानी कि उसके अणु कितने बड़े बड़े हैं। जो आपका चौथा क्लासिफिकेशन था यही तो था, आणविक आकार के आधार पर। तो वैसी को हमें करना है, तो करेंगे यहाँ पर। आणविक आकार के आधार पर, आणविक आकार के आधार पर आपने 3 प्रकार के आधार लिखे थे। पहला लिखा था बहुपरमाणविक, दूसरा लिखा था दीर्घ परमाणविक, और चौथा लिखा था समगुणित। सॉरी, तीसरा लिखा था आपने क्या, समगुणित। तो बहुपरमाणविक क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। जो हमारा बहुपरमाणविक होगा वो कुछ छोटे छोटे आपके परमाणु, छोटे छोटे कोलाइडी कण आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ा सा कोलाइडी कण बना लेंगे। जो आपका छोटा छोटा कोलाइडी कण होगा, कई सारे छोटे छोटे कोलाइडी कण क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक बड़ा सा कोलाइडी कण बना लेंगे। तो इसे हम कहेंगे क्या लिखेंगे, बहुपरमाणविक। ये फर्स्ट है ना, बहुपरमाणविक
कोलाइड कण। अगर इसमें हमारा दीर्घ की बात किया जाए तो क्या अंतर है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर। कंफ्यूजन क्या होती है, कंफ्यूजन ये होती है जब हमको बोला था बहुपरमाण्विक मतलब कि बड़ा, और दीर्घ परमाण्विक मतलब क्या समझते हैं, वो छोटा। तो यहाँ पर तो जो हमारा बहुपरमाण्विक होगा इसमें कई छोटे छोटे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, कई सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा सा अणु बनाते हैं। लेकिन दीर्घ में क्या होता है कि उच्च अणुभार वाले बड़े, यानी कि इनका जो दीर्घ में क्या होता है, ये एक ही, ये इतना बड़ा है ना, ये इतना बड़ा बना है और कई सारे अणु इसमें मिलकर बने हुए हैं, मतलब कई सारे कोलाइडी कण इसमें मिलकर बने, लेकिन ये इतना बड़ा सिंगल ही लगेगा। मतलब क्या होता है कि ये एक ही कण है, ये एक ही कोलाइडी कण है और इसमें कई सारे कोलाइडी कण मिलकर एक कोलाइडी कण बनाए हैं और ये एक ही कोलाइडी कण है। तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये निम्न अणुभार वाले कण कोलाइडी कण होते हैं और इसमें लिख लेंगे उच्च अणुभार वाले दीर्घ कोलाइडी कण होते हैं, ये हो जाएगा। और संगुणित क्या होगा, एसोसिएटेड, यानी कि संगुणित कोलाइड क्या होंगे, एसोसिएटेड कोलाइड। इसको हमें थोड़ा सा अब समझना है, दीर्घ में हमें मतलब थोड़ा सा बड़ा समझना है, इसको आप अपने आप से थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पूछा नहीं जाता है, बस कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाती है बच्चों को। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलाइड, यानी कि संगुणित कोलाइड क्या होता है। तीसरा नंबर संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड को हम मिसेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मिसेल की संरचना पूछी जाती है, मिसेल क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं मिसेल। मिसेल आपने हाई स्कूल में पढ़ा था थोड़ा सा, मिसेल में आपने पढ़ा था कि जो साबुन की संरचना है, अपमार्जक यानी साबुन की जो संरचना है उसी संरचना से कुछ रिलेटेड है, आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा पहले से आपको कि आप कहाँ पर समझे हैं, कहाँ से जाने हैं। तो जो मिसेल है, मिसेल में यानी जो साबुन होता है, आप इसमें थोड़ा सा पहले लिखिए फिर आप समझिएगा। मिसेल में लिखेंगे वे विलयन जो तनु विलयनों में, वे विलयन जो तनु विलयनों में, तनु विलयनों में वास्तविक विलयन होता है, तनु विलयनों में वास्तविक विलयन होता है, परंतु सांद्र विलयन में, सांद्र विलयन में सांद्र विलयन में कोलाइडी विलयन होता है, परंतु सांद्र विलयन में कोलाइडी विलयन होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे साबुन, साबुन अपमार्जक, साबुन में आप साबुन का फार्मूला लिख लीजिएगा C17H35 COONA, C17H35 COONA। साबुन में और लिखिएगा इसमें सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्या नाम है इसका, और क्या लिखेंगे अपमार्जक, अपमार्जक। अपमार्जक क्या होगा इसको देखेंगे हम लोग। अपमार्जक का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH211 CH3 CH2 का 11 SO3 ONA, SO3 ONA।
यही है ना, हाँ, सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट। अब यहाँ पर हमको समझना है कि हमने क्या कहा संतुलित क्लोराइड में, हमने कहा कोई ऐसा विलयन होगा, वह विलयन होगा अगर जिसमें आपका प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है उसका यानी जो आपका विलय के कण है अगर उसका कण कम होगा, यानी वो उसकी संख्या कम होगी, यानी उसका कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कम होगा। अगर उसकी सांद्रता कम है तो विलयन कैसा, तनु है, तो तनु विलयन एक वास्तविक विलयन होगा। लेकिन जब उसको हम ज्यादा मात्रा में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। और सांद्र विलयन हमारा कैसा हो जाएगा, फिर एक कोलाइडी विलयन हो जाएगा, जिसे हम संगुणित कोलाइड यानी मिशेल कहेंगे। अब मिशेल की संरचना हमको देखनी है, तो संरचना देखने के लिए हमें थोड़ा सा साबुन का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि आप हाई स्कूल में जो भी साबुन की संरचना पढ़े हैं तो साबुन की संरचना में थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए कि कैसा होता है, क्या होता है। चलिए यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल यहाँ पर जो साबुन का लेने चल रहे हैं सोडियम सिट्रेट का, तो इसमें एक चीज आपको और भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपका लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी लायोफिलिक द्रव स्नेही क्लोराइड और लायोफोबिक जो आपका होगा द्रव विरोधी क्लोराइड, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो जो साबुन की संरचना इसे देखते हैं। देखिए साबुन का फार्मूला क्या दिया गया था अभी, C17H35COONA। अगर हम इसे डिसोसिएट करते हैं वाटर में यानी डिजॉल्व करते हैं H2O में, जब इसे तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, कोई भी विद्युत अपघट आपने मिलाया तो टूटेगा आपका C17H35COO माइनस प्लस किसमें टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा। अब यहाँ पर बात ये आएगी कि जो आपने अभी द्रव स्नेही क्लोराइड पढ़े और द्रव विरोधी जो क्लोराइड पढ़े, तो द्रव स्नेही क्लोराइड और द्रव विरोधी क्लोराइड को हम यहाँ पर समझ जाएंगे अच्छे से, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। इसे कहते हैं आयन कहेंगे, कौन सा आयन, स्टेरेट आयन। इसे कहते हैं स्टेरेट आयन, क्या कहते हैं, स्टेरेट आयन कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें ये ध्यान देना होगा कि जो C17H35 है, COO माइनस है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक आपका आयन है, ये ऐसा स्पेसिफिक फीचर है। अब आप ऐसा समझिए कि आपने कपड़ा लिया, कपड़े को क्या किया आपने, टब में यानी एक बॉटल में आपने क्या किया, एक बाल्टी में इसे भिगो दिया, आपने अच्छे से भिगोया। भाई कपड़ा की सफाई करनी है, सफाई कैसी होगी कपड़े की, हम इसे समझा रहे हैं आपको, ठीक है। कपड़े की सफाई कैसी होती है इसे समझा रहे हैं। ये आपका कपड़ा है, कपड़े को आपने क्या किया है, पानी में भिगोया है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है। भाई आप देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में हमारे कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं और अक्सर कर कहाँ पर, कॉलर और ये हाथ की यहाँ पर क्यों गंदे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बात होती है गर्मियों के दिनों में या कैसे भी हो, तो जो हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसमें कुछ हम पढ़े हैं हाई स्कूल में तेलीय ग्रंथि। तो जो हमारी बॉडी है वो ऑयल के रूप में एक केमिकल्स यानी कार्बनिक पदार्थ क्या करती रहती है, रिलीज करती रहती है, यानी बाहर निकालती रहती है। जब वो ऑयली पदार्थ बाहर निकालती रहती है तो धूल के कण, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी हैं आपके आएंगे और वहां पर बैठ जाएंगे, जिससे हमारी ये कपड़े जो होते हैं गंदे हो जाते हैं। हमने क्या कहा, हमारी बॉडी में कई सारी रंध्रें होती हैं जो उच्च यानी उच्च कार्बनिक अम्ल तो कह सकते हैं, जो ऑयली होती है, मतलब जो तेल का स्राव करती है, ऑयल का स्राव करती है। और वो ऑयल कैसा होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। मतलब सारे ऑयल कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जो कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ में क्या करेंगे, थोड़ा सा चिपचिपा होता है और इसमें आकर आपका धूल का कण, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आकर फंस जाएंगे, जिससे हमारा कपड़ा क्या होता है, गंदा हो जाता है।
अब यहाँ पर कपड़े में ऑयल है और आपने कपड़े को पानी में भिगोकर इसमें आपने क्या किया, साबुन को डाल दिया, डिटर्जेंट यानी डिटर्जेंट पाउडर यानी अपमार्जक, या फिर आपने क्या किया, साबुन को यहाँ पर डाल दिया। जो साबुन आपने डाला तो अब वो साबुन कैसे कपड़े की सफाई करेगा, किस तरह से करेगा, तो यहाँ पर ये जो है ये पार्ट जो है ये निगेटिव है, आप देख रहे हैं ये कैसा है, निगेटिव है। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये किसको अट्रैक्टिव करेगा, ये अट्रैक्टिव करेगा हमेशा पॉजिटिव वाले को। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा समझिए, इसको हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। और जो ये C17H35 है इसे हम क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। ये हेड है और ये क्या है, टेल है। ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ये एक कैसा है, कार्बनिक पदार्थ। आप यहाँ पर ये कार्बन है ना, कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पर इतना जानिए कि ये कार्बनिक पदार्थ है। और ये कैसा है, आपका कोई स्टेरॉइड आयन है। जो आयन है वो केवल किसी आयन को ही अट्रैक्ट करेगा, बाकी किसी और को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, यानी बना सकते हैं। कार्बन जो होता है अन्य कार्बनों से, यानी कार्बनिक पदार्थ कोई भी है तो किसी भी कार्बनिक पदार्थ में आसानी से वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आपने तेल लिया, सरसों का तेल, और सरसों के तेल में अगर हम सरसों का तेल डाल दें तो सरसों का तेल आपस में मिल जाता है। लेकिन सरसों का तेल और अगर पानी ले तो सरसों का तेल पानी में नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्योंकि वहां पर कार्बन नहीं है। जो हमारा वाटर है उसमें क्या है, कार्बन नहीं है। अगर उसमें कार्बन नहीं है तो हमारा सरसों का तेल पानी में नहीं मिलेगा। अगर कार्बन होता तो मिल जाता। तो यहाँ पर एक कार्बनिक पदार्थ है और ये कार्बनिक पदार्थ आपके साबुन में पाया जा रहा है। क्या, C17H35 हो गया। C17H35 आपका कार्बन में पाया जा रहा है और ये आपका स्टेरॉइड हेड है। अब इसकी संरचना हम कुछ ऐसे बनाते हैं, देखिएगा, COO-, ये ऐसे है। या फिर हम इसको ऐसे ना कर हम एक संरचना और भी इसकी दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कर ऐसे, ठीक है। सारी संरचना आप याद कर लीजिएगा, ऐसे कर ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे कर ऐसे भी दिखाते हैं। तो मैं इसको लेने वाला हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अभी भी इसको ले रहा हूँ। इसे क्या कहेंगे हम लोग, हेड कहेंगे। क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे हम लोग, टेल कहेंगे। क्या कहेंगे, टेल। टेल मीन्स क्या होती है, पूंछ, और हेड मीन्स क्या होता है, सिरा। अब जो टेल होगा वो क्या होगा और हेड होगा वो क्या होगा। जो टेल होगा हमारा, जो हमारा टेल है ये होगा का क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोफिलिक। हाँ, हाइड्रोफिलिक। और ये जो होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। जहां पर आपको फिलिक वर्ड मिले, जहां पर आपको क्या मिले, फिलिक वर्ड मिले, मतलब समझ लीजिए वहां पर स्नेही वर्ड है और वो मतलब उसमें आकर्षण बल ज्यादा है। वो क्या करेगा, उसमें आकर्षित होने की क्षमता ज्यादा है। यानी जो हमने अभी इसके पहले पढ़ाया था आपको, लायोफिलिक, द्रव स्नेही, तो वो द्रव को स्नेही कर रहा था। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन लविंग, यानी जो हाइड्रोजन से प्रेम करेगा, जो हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, जो हाइड्रोजन से बंध बनाने की प्रक्रिया रखेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे। और यहाँ पर है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब हो गया जो जहां पर अगर कहीं पर भी आपको फोबिक वर्ड मिले तो फोबिक मतलब होता है क्या, विरोधी। क्या होता है, विरोधी, मतलब ये विरोध कर रहा है। अगर विरोध करेगा तो मतलब दूर भगेगा, और दूर किससे भग रहा है, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी इस संरचना में आपका दो कैरेक्टर है, जो एक हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, बंध बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक ऐसा है जो हाइड्रोजन से दूर भगने की कोशिश कर रहा है। ये चीज हमने जाना कि
एक जो साबुन की संरचना है, साबुन की संरचना में एक ऐसा हेड है, मतलब एक ऐसा भाग है जो हाइड्रोजन से बंध बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक ऐसा भाग है जो हाइड्रोजन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से बंध बनाने के लिए बंध बनाता तो है ही है, कार्बन हाइड्रोजन से बंध बनाता है, लेकिन इसमें अलग सी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आ गया है जो हमारा साबुन है। तो चलिए इसकी संरचना को देखते हैं और कैसे साफ करेगा इसको भी देखेंगे। ठीक है, संरचना याद हो गई? संरचना याद होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। संरचना नहीं याद है तो पॉज करिए और बैक जाइए, रिवर्स जाइए, फिर से याद करिए संरचना को। ये आप स्टेरॉइड आयन लिखे रहेंगे थोड़ा देर के लिए। ये हमने कहा क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। और हेड कैसा होता है, हमने कहा हेड कैसा होता है, हेड हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, और इसकी संरचना को हमने कैसे दिखाया, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में हमने कहा कि जैसा भी है, अगर ये, अब इसमें देखिएगा कोई यहाँ पर आपका कॉटन है, कोई भी कपड़ा है, कपड़े में ऑयल लगा हुआ है, तो आपका साबुन क्या करेगा, आपने साबुन को भिगोया हुआ है, मतलब साबुन डाल रखा है, तो कुछ संरचना मतलब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। बाकी अभी मिसेल नहीं बताया जा रहा आपको, मिसेल कैसा होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हेड होगा, ये क्या होगा, हेड होगा, ये हेड है, ये हेड है, और ये हेड है, ये हेड है, और ये क्या है, फिर टेल है। अब देखिएगा, ये एक पानी है, और पानी में आपका कपड़ा पड़ा हुआ है, पानी में कपड़ा है भाई, कपड़ा अलग नहीं गया है, पानी में क्या है, कपड़ा है, और पानी में हमने साबुन डाल रखा है, पानी में हमने क्या डाल रखा है, साबुन डाल रखा है। यहाँ पर कपड़ा है, कपड़े में क्या लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है। एक चीज हमने कहा आपसे कि यह हाइड्रोफोबिक है, तो यानी कि ये जो इसकी टेल संरचना है, ये जो टेल संरचना है, ये हाइड्रोजन से बंध नहीं बनाएगा, ये हाइड्रोफोबिक है और कार्बन लविंग है। ऐसा है, कार्बन लविंग, यानी कार्बन के साथ बंध बनाने की कोशिश करेगा, कार्बन को चाहता है कार्बन से बंध बनाएगा, और वो कार्बन क्या है, कार्बनिक पदार्थ। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, और कोई भी कार्बनिक पदार्थ एक दूसरे कार्बनिक पदार्थ से आपस में जुड़ने में आसानी होती है, वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑयल है ये भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, और ये क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। तो ऑयल जो होगा, यानी जो इस कपड़े में लगा हुआ जो ऑयल है, जो कपड़े में लगी हुई मेल है, वो मेल क्या हो जाएगी, इसके टेल के साथ क्या हो जाएगी, बंध बना लेगी, जुड़ जाएगी। और ये जो आपका हेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन यानी वाटर से जुड़ जाएगा, पानी से ये आपका हेड जुड़ जाएगा, और उसके पूंछ से, इसके टेल से क्या जुड़ जाएगा, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑयल। और फिर हम क्या करते हैं, बड़े आसानी से कपड़े को उठाते हैं, पानी में डालते हैं, डालकर निकाल लेते हैं, पानी के साथ बंध गया है हेड, और मेल के साथ बंध गई है टेल। तो पानी के साथ आपका साबुन भी बाहर, साबुन के साथ आपका मेल भी बाहर निकल जाता है। कितना आसान था, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं एक स्पेशल लेक्चर में केवल साबुन की क्रियाविधि को ही बताऊंगा, पढ़ा दूंगा, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो, समझ में आता है तो बढ़िया सा आप कमेंट्स और लाइक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आपने साबुन को पानी से और ऑयल से यानी कि कार्बनिक पदार्थ से यानी कि मैल से बांध दिया। अब बांधने के बाद आपने पानी में डुबोया कपड़े को, डुबोने के बाद निकाल लिया, और निकालने के बाद क्या किया, पानी अलग, कपड़ा अलग, मैल अलग, मतलब पानी में मैल आ गई, साबुन आ गया, और कपड़ा आपका अलग हो गया। इस तरह से आपके कपड़े की सफाई हो चुकी है, ठीक है। अब आप कपड़े को सुखा लीजिए, पहन लीजिए, और कल से मतलब हमारे लेक्चर को देखने बैठ जाइए, ठीक है। बिना कपड़े पहने मत बैठिएगा, क्योंकि कपड़ा आपका साफ हो चुका है। अब देखिए, हमको मिसेल की संरचना बनानी है। क्या कहा गया इसमें मिसेल की संरचना में, देखिए अगर यहाँ पर ऐसे ऐसी संरचना,
ऐसी संरचना भाई टेल है, एक कार्बनिक पदार्थ दूसरे कार्बनिक पदार्थ को क्या करेगी, आकर्षित करने की क्षमता रखती है। अगर ये तनु है तो कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाएंगी भाई इसमें अणु बिखरे 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 रहेंगे, अणु क्या रहेंगे, बिखरे रहेंगे। तो ये आपका विलयन कैसा है, तनु है। और तन विलयन कैसा होगा, तन विलयन कैसा होगा, वास्तविक होगा। जब इसको हम सांद्र कर देंगे, कंसंट्रेट कर देंगे, तो इसकी संरचना कुछ ऐसे बन जाएगी। देखिएगा, बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा से अच्छा बने, उम्मीद यही है। मिक्सर की संरचना बनानी है हमको। देखिए, अब इसे हटा दीजिए आप, जो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गोला बनाया था ताकि एक दूसरे में छू ना पाए। ये कैसा है, सांद्र है। तो ये रही मिसल की संरचना, इसे बोलते हैं क्या, मिसल स्ट्रक्चर। मिसल स्ट्रक्चर, तो ये रहा मिसल की संरचना। और मिसल की संरचना में क्या हुए, कई सारे आपके साबुन के कण संगुणित होकर, एसोसिएट होकर एक सांद्र यानी कंसंट्रेट विलय बना लिए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिसल की संरचना कहते हैं। तो ये रहा इतना आपका जो हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप इसमें थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। आपने इतना लिख लिया है, वो कोलाइडी विलयन जो तन विलयन वास्तविक होते हैं और विलयन कहते हैं। नई लाइन से लिखिएगा, साबुन उच्च उच्च लवण अम्ल का सोडियम लवण होता है। उच्च लवण अम्ल का, साबुन कैसा होता है, उच्च लवण अम्ल का सोडियम लवण होता है। जल में घोलने पर यह आयनित हो जाता है। जल में घुलने पर यह आयनित हो जाता है, जो कि जल में एकल या छोटे समूहों के रूप में तनु विलयनों में उपस्थित रहता है, जिससे यह वास्तविक विलयन के भांति व्यवहार करता है, जिससे यह वास्तविक विलयन के भांति व्यवहार करता है। परंतु साबुन की सांद्रता बढ़ाने पर यह एक दूसरे से आकर्षित होकर संगुणित कण बना लेती है। देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा गया एक दूसरे से आकर्षित होकर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी है जिससे यह वास्तविक विलयन के भांति व्यवहार करता है। उसके बाद आपने लिखा, परंतु साबुन की सांद्रता बढ़ाने पर इनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं भी क्या होती हैं, बढ़ती जाती है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी तो एक दूसरे से संगुणित होकर, एक दूसरे से आकर्षित होकर संगुणित संरचना बना लेती है। इतना आपने लिखा। तो संगुणित कण बना लेते हैं जिसका आकार कोलाइडी कणों के आकार में आ जाता है,
इस प्रकार सांद्र विलयन में कोलाइडल विलयन होता है। इस प्रकार सांद्र विलयन में कोलाइडल विलयन होता है। मतलब कोई भी सांद्र विलयन रहेगा तो कैसे रहेगा वो कोलाइडल विलयन हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा आपको जो है साबुन की क्रियाविधि और सीएमसी यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो हमको पढ़ा रहा है, क्रिटिकल सीएमसी, क्रिटिकल हेडिंग लगाइएगा सीएमसी, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्रांतिक मिसल सांद्रता। क्रांतिक, क्रिटिकल मतलब क्या होता है क्रांतिक, ठीक है। क्रिटिकल मिसल संरचना, इसमें लिखेंगे हम लोग संगुणित कोलाइड के लिए, संगुणित कोलाइडों के लिए, संगुणित कोलाइडों के लिए यह सांद्रण, संगुणित कोलाइडों के लिए यह सांद्रण जब उनकी अणुएं क्या लिखा, संगुणित कोलाइडों के लिए वह सांद्रण, यानी वह सांद्रण जब उनकी अणुएं संगुणित होकर कोलाइडी अणुएं बनाती हैं, उनकी अणुएं संगुणित होकर कोलाइडी अणुएं बनाती हैं, सीएमसी कहलाता है। कहने मतलब यह है कि आपका जो तनु है, इस तनु में कई सारे कोलाइडी कण आएंगे और आपस में संगुणित हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद एक सांद्र बना लेंगे और इस सांद्र को क्या कहते हैं, सीएमसी क्या कहेंगे, कोलाइडी अणुएं बनाती हैं, सीएमसी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबुन की क्रियाविधि, यानी जो अभी हमने पढ़ा, अब इसको अभी तक जो हमने पढ़ा था मिशेल के बारे में था, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो साबुन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। जो साबुन की क्रियाविधि है मैंने समझा दिया है, समझाने में कोई कसर नहीं है। आपको जो भी नहीं समझ में आया हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जो साबुन की क्रियाविधि है इसमें आप क्या लिखेंगे, साबुन की क्रियाविधि में आप लिख लेंगे कि आप अपने बुक से भी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर मैं भी बोल देता हूँ कि जो साबुन का स्ट्रक्चर होता है, साबुन एक क्या होता है, उच्च आपका लवणीय अम्ल होता है, उच्च लवणीय अम्ल होता है, जिसको जल में घुलने पर C17H35 और CO- यानी स्टेराइड आयन और Na+ में टूट जाता है। जो आपका स्टेराइड आयन होता है, जिस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल COO- जो होता है वो कैसा होता है, हेड होता है, और आपका जो कार्बनिक होता है पदार्थ होता है वो कैसा होता है, आपका टेल होता है। और हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो आपका हाइड्रोफोबिक है वो क्या करेगा, कपड़े में उपस्थित तेल या कार्बनिक पदार्थ, या जो आपका टेल होता है वो कार्बनिक पदार्थ से बंध बनाता है, और जो टेल होता है वो हाइड्रोजन के साथ यानी जल के साथ बंध बनाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो मैल है वो कपड़े से क्या होती है, बाहर हो जाती है, जिसको वॉश करने पर कपड़े की मैल क्या होती है, बाहर हो जाती है। सिंपल से जितना आपने समझा है, जितना मैंने वहां पर बोला है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए 2 मिनट में लिखने की कोशिश करिए, थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे हम। साबुन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ शॉक, साबुन की क्रियाविधि हेडिंग लगाइए फटाक से, और मैकेनिज्म ऑफ शॉक। चलिए लिखिएगा इसमें, साबुन उच्च वसा अम्ल का, साबुन उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण होता है, सोडियम लवण होता है। इनके आयनन से ऋणायन प्राप्त होता है, इनके आयनन से ऋणायन प्राप्त होता है, जिसमें ऋणावेशित कार्बोक्सिलिक समूह, जिसमें ऋणावेशित कार्बोक्सिलिक समूह
तथा उच्च हाइड्रोकार्बन चेन होती है, तथा उच्च हाइड्रोकार्बन चेन होती है। कार्बोक्सिलिक आयन वाले भाग को कार्बोक्सिलिक आयन वाले भाग को हाइड्रोफिलिक भाग को नहीं, कार्बोक्सिलिक आयन वाले भाग, आयन वाला भाग हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है तथा उच्च एवं लंबी हाइड्रोकार्बन चेन क्या लिखा आपने? हाँ, हाइड्रोफिलिक वाला भाग होता है तो उच्च हाइड्रोकार्बन लंबी श्रृंखला वाला चेन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। कार्बोक्सिलिक आयन को हेड, कार्बोक्सिलिक आयन को हेड कहते हैं, जो जल आकर्षी होता है, कार्बन श्रृंखला वाले भाग को टेल कहते हैं, जो कार्बनिक यौगिक जैसे तेल वसा, जो कार्बनिक यौगिक जैसे तेल का वसा का आकर्षण परंतु जल का प्रतिकर्षण करते हैं। नई लाइन से लिखिएगा, इस प्रकार साबुन का ऋणायन जल और तेल के मध्य संयोजक का कार्य करता है, जिससे तेल जल में घुल जाता है, इस प्रकार कपड़े की सफाई हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड विलयन बनाने की विधियां। इस विधियों को थोड़ा सा आप पढ़कर आइएगा तो आपको समझने में आसानी होगी, और मैं तो यहाँ पर समझाऊंगा ही, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे पहले का लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको क्या होगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। साथ में हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आप जब बताते हैं तो हमें यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा आसानी होती है। आप करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, जिससे हम वीडियो बनाते हैं। अन्यथा आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।